वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट सिजोफेनिया पार्ट 1। पार्ट 1 में हम इंट्रो देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे और उसकी थ्योरीज देखेंगे। पार्ट सेकंड में हम और रिमेनिंग पार्ट्स देखेंगे सिजोफेनिया के। अदरवाइज वीडियो विल बी लॉन्ग। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाए। अगर आपके काम की हैं तो आपको उसको समझ के अंडरस्टैंड करके उसके नोट्स प्रिपेयर कर लें चाहिए अपनी बुक में, नोटबुक में। और अगर आपके काम की नहीं होंगी तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मतलब इसमें एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल ही पड़ता है जो कि आपके काम के लिए ही होगा, यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सिजोफेनिया वर्ड है वो 1908 में स्विस साइकियाट्रिस्ट यूजिन ब्लेयूलर यूजिन ब्लेयूलर ने इसको क्या किया था, कॉइन किया था। ठीक है, मतलब कि उसको रखा गया था उन्होंने सिजोफेनिया का नाम। ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड स्कीज़ो से लिया गया है, स्कीज़ो और फ्रेन से लिया गया। मतलब कि जो स्कीज़ो का मतलब होता है स्प्लिट और फेरॉन का मतलब होता है माइंड। मतलब कि ये इन दो वर्ड से मिलके बना है जो कि ग्रीक से लिया गया। ओके, देन इसमें क्या किया जाता है, इन ICD-10 सिजोफेनिया इज क्लासिफाइड अंडर द कोड F2। यानी कि जो ICD-10 में जो मतलब ICD-10 मतलब मालूम है ना आपको, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये जो ICD-10 के 10 में सिजोफेनिया को F2 कोड के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है। ओके, तो जो सिजोफेनिया है वो एक सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि किसी भी पर्सन के जो थिंक होती है, थिंकिंग एक्ट और उसके जो एक्सप्रेसेस इमोशंस होते हैं और जो उस ये सब को क्या करता है, वो अल्टर करता है। मतलब परसीव जो करते हैं रियलिटी को, जो परसीव किया जाता है उसका परसेप्शन, मीन परसेप्शन का लेवल जो होता है, थिंकिंग एक्ट और एक्सप्रेस इमोशन, परसीव रियलिटी एंड रिलेटेड टू अदर। तो जितनी भी अदर जो भी रिलेटेड होती हैं, जो कि रियलिटी से बेस्ड होती हैं, जो भी कॉन्सेप्ट, उससे उनका क्या हो जाता है, वो उस मतलब उसका सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर होता है, जिससे कि वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। वो ठीक से थिंक नहीं कर पाते हैं, एक्ट नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कोई भी जो रियल ऑब्जेक्ट होता है उसको कुछ और समझते हैं, वो परसीव नहीं कर पाते हैं। रियल ऑब्जेक्ट से भी उनके जो होती है वो परसीवनेस जो होता है उनका थोड़ा अल्टर्ड हो जाता है, और रिलेटेड टू अदर और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कि वो नहीं, उनका सब कुछ क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इसमें। देन है जो सिजोफेनिया पेशेंट जो होते हैं मोस्ट क्रॉनिक, जो क्रॉनिक एंड मेजर मेंटल इलनेस में जो होता है उनको डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, पीपल विद सिजोफेनिया आर द मोस्ट क्रॉनिक एंड डिसेबलिंग ऑफ द मेजर मेंटल इलनेस। यानी कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं सिजोफेनिक, उनमें काफ़ी जो ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो मेंटल इलनेस से वो में वो उनकी जो डिसेबिलिटी होती है मेंटल इलनेस वाली। और अक्सर उन्हें क्या होता है कि सोसाइटी में और अपने वर्क प्लेस में और उसको ड्यूटी रिलेशनशिप में, मतलब कोई भी उनका रिलेशनशिप हो उसमें उनको क्या करना पड़ता है, उसको मेंटेन करने में उनको प्रॉब्लम आती है। ओके, ये है सिजोफ्रेनिया जो होता है एक कॉमन टाइप का साइकोसिस प्रॉब्लम है। ठीक है, जो सिजोफ्रेनिया मैंने बोला कि कॉमन टाइप की साइकोसिस है। इसमें क्या होता है, मतलब साइकोसिस मतलब जो जो मेंटल डिसऑर्डर मीन। ठीक है, और जो हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, पर्सनल चेंजेस, पर्सनैलिटी जो चेंजेस हो जाते हैं, विड्रॉल और जो सीरियस थॉट होते हैं, स्पीच होते हैं, उसकी इसमें क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंसेस हो जाती है। यानी ठीक से ना बात कर पाएंगे ना कुछ, वो उनको हेलुसिनेशन होने लगेंगे। हेलुसिनेशन मतलब मैंने बताया था अभी आपको जब परसेप्शन पढ़ाया था, तो ये सब कुछ उनको ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सीरियस, और उनके जो थॉट्स प्रोसेस होगा वो भी अल्टर हो जाएगा, स्पीच अल्टर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें ये वाले प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, और जो सिजोफेनिया जो होता है मेल और फीमेल में इक्वली होता है इसमें। ठीक है, मेल में जो होता है पीक एज जो होती है उनकी ऑनसेट जो होता है, पीक एज मतलब मेल में पीक एज ऑफ ऑनसेट का क्या होगा कि 20 से 28 ईयर होता है। यानी कि जो उनका पीक टाइम होता है स्टार्टिंग का वो होता है 20 से लेकर 28 ईयर इन मेल, एंड फीमेल में होगा वो 26 से 32 ईयर। तो ये तो जो है ये एपिडेमियोलॉजी है इसकी। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या है कि ये इक्वली होगा दोनों में, मेल एंड फीमेल में। और ईयर आप देख लीजिए, मेल में जो होगा वो 28 से 20 टू 28 ईयर है और मेल में, और फीमेल में 26 से 32
2 ईयर ये है, ठीक है। अबाउट 1% जो होती है जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में डेवलपिंग द सिजोफ्रेनिया इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि कह सकते हैं कि जो इसका मतलब ये है कि जो लगभग जो होती है, लगभग कहने का मतलब है जो जनरल पॉपुलेशन है, जितनी हमारी इंडिया में पॉपुलेशन है उसका कम से कम 1% जो होता है, 1% पॉपुलेशन को अपने लाइफ टाइम में सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के क्या रहते हैं, रिस्क रहते हैं। मतलब 1% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको सिजोफ्रेनिया के रिस्क बना रहता है, ये कह सकते हैं। इससे ये समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। देन हम देखते हैं कॉजेज़ में जो होता है जेनेटिक कॉजेज़, ये देख लीजिए आप, इसमें होता है जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, लीड एक्सपोजर्स हो सकते हैं, कुछ भी एक्सपोजर्स मतलब जो कि इस तरीके के जो कि ब्रेन में इफेक्ट डालते हैं, और ये जो न्यूरोकेमिकल और इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं ब्रेन के अंदर, जो प्रॉब्लम आने लगती है कुछ भी ना, तो ये हो सकते हैं। और जो प्रीनेटल एक्सपोजर ये जो कुछ वुमेन होती हैं जो प्रीनेटल पीरियड होता है जिस समय, उस समय बच्चे के लिए कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये सारा। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके वजह से ये होते हैं। तो कॉजेज़ में हम देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो है अननोन, जिसका कि कोई भी रीज़न नहीं मालूम है। दूसरा होता है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में आप बोल सकते हैं कि फैमिली में ये जो होता है रन करता रहता है। मीन जो सिजोफ्रेनिया जो डेवलप होने के जो चांसेस होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या होता है, पास होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट्स से जो होता है उनके चिल्ड्रन को मिलेगा, वो चांसेस है उनके, ठीक है। ये कहने का मतलब है इसमें, ठीक है। उसके बाद है सिजोफ्रेनिया जो चिल्ड्रन विथ वन और बोथ पेरेंट, जो पेरेंट्स विथ सिजोफ्रेनिया हैव हायर इंसिडेंसेस ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है, देन इन जनरल पॉपुलेशन। ओके, मतलब जो सिजोफ्रेनिया वाले जो एक या बोथ पेरेंट्स, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि जो या तो दोनों पेरेंट्स होंगे, मतलब मदर फादर दोनों को सिजोफ्रेनिया है, या फिर किसी एक को, मदर को या फादर को है, तो ऐसे वाले जो उनके बच्चे होते हैं, तो जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में सिजोफ्रेनिक जो होते हैं, सिजोफ्रेनिक पेशेंट के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं ये मतलब इसके सिजोफ्रेनिया के, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। एंड देन मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव मोर चांसेस, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के, देन द ये जो डाइजाइगोटिक ट्विंस के इन कंपेरिजन टू डाइजाइगोटिक ट्विन के, यानी कि ज़्यादा रिस्क किसको है, मोनोजाइगोटिक को, ठीक है। देन केमिकल फैक्टर दूसरा कॉजेज है, ये तीसरा हो गया केमिकल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि जो सिजोफ्रेनिया वाले लोगों के जो ब्रेन में कुछ केमिकल का क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, वे या तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या तो बहुत कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, उसमें जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है, नॉर्मल से अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं बहुत सेंसिटिव हो सकता है, यानी कि जब डोपामिन आप ले लीजिए, अगर डोपामिन जो होता है यानी कि जो ब्रेन केमिकल है डोपामिन का बहुत ज़्यादा जो होता है जब प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, तो ये जो होता है उसका जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, डोपामिन का इम्बैलेंस जो होता है ब्रेन को कुछ स्टिमुलस जैसे कि साउंड है, स्मेल है, साइट है, एक्शन है, यानी कि बहुत सारे काम करने के जो तरीके होते हैं उसको क्या करता है, वो अफेक्टेड करता है। यानी कि अगर उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्रेन में तो वो अफेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा हम इसको आगे थ्योरीज में देखेंगे, ठीक है। तो इससे जो होता है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन वाली प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, देन द ब्रेन एबनॉर्मलिटी, नेक्स्ट कॉज है ब्रेन एबनॉर्मलिटी, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो न्यू रिसर्च में ये देखा गया है, मतलब ऐसा माना गया है न्यू रिसर्च से कि जो सिजोफ्रेनिया वाले जो लोगों में क्या होता है कि एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन पाया जाता है, मतलब उनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर भी नॉर्मल से थोड़ा अल्टर्ड होता है और उनके फंक्शन भी इसीलिए अल्टर्ड होते हैं, ठीक है। हालांकि जो इस तरह की एबनॉर्मलिटी सभी सिजोफ्रेनिक वाले पेशेंट में नहीं होती है, ये सिर्फ क्या होता है विदाउट डिजीज़ वाले पीपल में हो सकती है, मतलब इसलिए इसको माना गया है, ठीक है, कि जो सारे पेशेंट में तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी ब्रेन एबनॉर्मलिटी, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिला है कि ये जो बिना डिजीज़ वाले पेशेंट में भी ये जो ये वाली एबनॉर्मलिटी होती, ज़रूरी नहीं कि वो सिजोफ्रेनिक पेशेंट हो, जिसको सिजोफ्रेनिया नहीं भी होता उसमें भी ये वाली एबनॉर्मलिटी देखी जाती है, जब तो फंक्शन तो अल्टर्ड होते ही हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट है उनको ज़्यादातर देखा गया कि ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटीज़ होती है जिसकी वजह से उनके फंक्शन भी एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है या कुछ लार्ज होगा उनका इस तरीके से, ठीक है। देन जो साइकोटिक फैक्टर है नेक्स्ट कॉज, ठीक है, तो साइकोटिक फैक्टर्स में क्या होगा,
सबसे मेन तो यही देख लीजिए आप, फैमिली रिलेशनशिप होगा इसमें। तो फैमिली रिलेशनशिप भी क्या होता है, सिजोफ्रेनिया की जो चांसेस होते हैं सिजोफ्रेनिया को मतलब बढ़ाने के, वो इसको मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनका रिलेशनशिप, ठीक है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली रिलेशन उसको डिसाइड करने के लिए कि सिजोफ्रेनिया कॉज होगा या नहीं होगा। कैसे, जैसे कि मदर और चाइल्ड के जो रिलेशन है वो कैसे हैं, फैमिली सिस्टम का जो डिसफंक्शन है, मतलब कोई फैमिली में है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनमें आपस में बन नहीं रही है, पारस्परिक जिसे बोलते हैं ना, पारस्परिक संबंध जिसे बोलते हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो फैमिली सिस्टम को का जो डिसफंक्शन होता है, और जो डबल बाइंड कम्युनिकेशन होता है, यानी कि डबल बाइंड कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ही शब्द के उससे ज़्यादा मीनिंग, दो या अधिक जो कम्युनिकेशन होते हैं एक ही टाइम में, दो दो तीन तीन, मतलब इस तरीके से कन्फ्यूज़न टाइप की बातें जो होती हैं, उसके वजह से भी जो होता है ये कॉज हो सकता है। ये होंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि डायरेक्टली ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होगा कि इसमें कुछ एविडेंस से, ये देखिए कुछ एविडेंस सजेस्ट करती हैं कि जो सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन वगैरह, पुअर सोशल इंट्रैक्शन हो गया, और हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई, ये क्या करते हैं सिजोफ्रेनिया के लिए ट्रिगर करते हैं, मतलब उसको कॉज करने में ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आप इसमें। तो ये वाले जो कॉजेज़ होते हैं, ये वाले कॉजेज़ जो होते हैं सिजोफ्रेनिया को ट्रिगर करते हैं, कर सकते हैं, जिससे कि जो डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए टेंडेंसी, और ये उनमें ज़्यादा होता देखने को होगा जिनमें क्या होगा कि जिनकी जो हायर टेंडेंसी होती है, इनहेरिटेड होते हैं वो कोई भी डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए, तो उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम एकदम से हो जाती है सिजोफ्रेनिया। कुछ तो इससे कोप अप कर जाते हैं और कुछ को ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर किसी को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन वगैरह, ठीक है। देन थ्योरीज, तो अब हम देखते हैं इसमें थ्योरीज अबाउट सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया की जो थ्योरीज हैं वो मेनली 3 हैं, बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी और सोशियो कल्चर थ्योरी। तो ये आप मेन याद कर लीजिए। अभी हम देखते हैं पहला 1 बाय 1 देखेंगे। तो बायोलॉजिकल जो थ्योरी होती है, इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होता है, फोकस किया है इसमें ज़्यादातर, इसमें मेनली जो होता है जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है, न्यूरो और जो न्यूरो एनाटॉमिक, न्यूरो केमिकल फैक्टर एंड इम्यूनोवायरोलॉजी, इन तीनों से ये होगा, ये वाली प्रॉब्लम इसके अंदर देखी जाएगी। तो सबसे पहले देख लीजिए जेनेटिक कंट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल थ्योरी में सिजोफ्रेनिया के जो बायोलॉजिकल थ्योरी में, मतलब वही मैंने बताया, जेनेटिक फैक्टर और न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर और न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स और इम्यूनोवायरोलॉजी फैक्टर आएंगे, और फिर मेन फोकस उसी में ही है। तो 1 बाय 1 देखते जेनेटिक कंट्रीब्यूशन कैसे होगा कि जब जेनेटिक स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो इमीडिएट जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं उसमें फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग और जो ऑफस्प्रिंग्स पर क्या होता है कंसंट्रेट किया गया है, कि मतलब जो परिवार जो भी है, मतलब उसके भाई बहन वगैरह जो भी होते हैं उन पे ध्यान दिया गया है, और जो उनके वजह से भी ये कॉज होता है बोला है कि अगर फैमिली में रन करता है जैसे। और ट्विंस स्टडीज़ में देखा गया है कि जो ट्विंस स्टडीज़ इंडिकेट करती है कि जो सेम आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। मतलब 15% चांसेस वाले जो सिबलिंग या अदर ट्विंस के कंपैरिजन में जो सिजोफ्रेनिया के जो चांसेस होंगे वो 50% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि कौन से होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे, ओके। देन जो न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर्स होंगे, उसमें क्या होगा कि जो सिजोफ्रेनिया वाले लोगों को क्या होता है कि ब्रेन के जो जो ये होती है न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि वो क्या करती है, मैसेज को ट्रांसमिट करती है ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट, तो ब्रेन को मैसेज पहुंचाता, तो वो क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। जो मतलब हमारा जो जिस पेशेंट को ये वाली प्रॉब्लम है सिजोफ्रेनिया वाली, उनका जो न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम है वो क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। और करंटली द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूरोकेमिकल थ्योरीज इन्वॉल्व डोपामिन एंड सेरोटोनिन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इसमें करंटली जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो वो है, क्या नाम है, न्यूरोकेमिकल थ्योरीज और डोपामिन सेरोटोनिन थ्योरीज में मेन है। तो अब हम ये जो थ्योरीज हैं ये तीनों, ये इसमें मेन है, ये इसकी सब हेडिंग हो गई, ये सेकंड था, और ये इसके अंदर ये वाली हेडिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये इसकी हेडिंग आ गई। अब देखिए जो डोपामिन वाला है, तो जो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जो डोपामिन में क्या होता है कि जो डोपामिन हाइपोथेसिस में क्या होगा
कि इसमें जो होता है डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये देखिए डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्रेन में। जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, इंक्रीज डोपामिन लेवल से क्या होगा, सिजोफ्रेनिया सिम्टम डेवलप होते हैं। और जो न्यूरॉन होते हैं इंक्रीज डोपामिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब जो ये न्यूरॉन होंगे, जब ये ज़्यादा सीक्रेट होगा डोपामिन, तो जो न्यूरॉन्स होंगे उसका ये ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब ये जो न्यूरॉन होते हैं इंक्रीज डोपामिन का यूज़ करते हैं, तो वो ब्रेन को क्या करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस को सेंड कर देते हैं, क्योंकि उनका काम होता है ना कि मैसेज को सेंड करना न्यूरोट्रांसमीटर्स का। तो जो वो ब्रेन जो ये डोपामिन का यूज़ करते हैं, वो तब जाके वो मैसेजेस को सेंड करते हैं। अगर ये नॉर्मल वे में फ्लो नॉर्मल उनको मिलता है तब तो ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा लेवल में हाई इंक्रीज हो रहा है, ये जो इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है डोपामिन का, तो वो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन को बहुत ज़्यादा मैसेजेस को सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन विल बी कंफ्यूज। वो क्या करेगा, अगर इतने सारे मैसेज एक साथ में मिलते हैं तो ब्रेन क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो ये वाला एक इसका मतलब है, समझ लीजिए इसको। तो उसके बाद है डोपामिन हो गया, उसके बाद हो गया सीरोटोनिन हाइपोथेसिस। सीरोटोनिन हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो सीरोटोनिन होता है वो कंट्रोल करता है, मतलब जो मतलब कहने का मतलब क्या है कि सीरोटोनिन का लेवल भी जो होता है वो हाई होता है। जैसे सीरोटोनिन क्या किसको कंट्रोल करता है, डोपामिन को ना। तो यहाँ पर अगर इसका भी लेवल हाई हो जाएगा और इसका भी लेवल हाई हो जाएगा, तो माना जाता है कि सीरोटोनिन के हाई लेवल के वजह से भी क्या होता है, सिजोफ्रेनिया जो होता है वो कॉज हो जाता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, वो भी उसको भी कॉज करता है। और स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या होगा कि इसमें जो होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं ब्रेन के। ठीक है, मतलब वेंट्रिकल मतलब क्या होता है, जहाँ पे सीएसएफ का जो होता है, ब्रेन की वो साइट होती है वेंट्रिकल, जहाँ पे क्या होता है सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो वहाँ पे जब वो इनलार्ज हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा फिल, तो उसकी वजह से ये वाली सिजोफ्रेनिया वाली कॉज होता है, ऐसा इसको माना गया थ्योरीज में। ठीक है, और कुछ स्टडीज से ये भी पता चलता है कि जो फ्रंटल कॉर्टिकल एरिया है ब्रेन का, उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिमिनिश हो जाता है, और ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक कॉज है। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो फ्रंटल और जो टेम्पोरल एरिया होता है ब्रेन का, वो क्या होता है, उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ब्रेन का जो टेम्पोरल और जो फ्रंटल एरिया होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, तो जिससे कि सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को, मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखा गया है। तो इसको ये थ्योरीज में बताया गया है कि ये भी एक कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेन और इसका जो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ में, उसमें ये भी आप लिख सकते हैं कि जो ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होने के वजह से भी ये हो सकता है। और ब्लड फ्लो भी, जो ये सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं इनके जो ब्रेन होता है उसमें एक तो ब्लड फ्लो भी कम होता है, और जो स्मॉलर टेम्पोरल और फ्रंटल लोब जो होता है और भी कम, मतलब स्मॉल होता है, जो फ्रंटल और जो ये वाला फ्रंटल लोब होता है, और जो टेम्पोरल लोब होता है ये छोटा होगा, और जो ग्रे मैटर होता है वो भी कम होता है जो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट होते हैं। तो ये वाली भी इसमें देखने को मिली है, ये वाली प्रॉब्लम। तो ये थ्योरीज में है, तो आप स्ट्रक्चर में यही डाल सकते हैं, डोपामिन में इंक्रीज हो गया तब आप ये डाल दीजिए, कोई ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स उसका यूज़ करके मैसेज को क्या करेंगे, ब्रेन को ज़्यादा मैसेज देने लगेंगे। तो ब्रेन क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि मुझे कौन सा काम करना है, तो वो क्या करेगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो मिस मैच वाले और ऐसे वाले मैसेजेस मिलेंगे, तो वो बॉडी को उसी तरीके के मैसेज को सेंड करेगा कि अब क्या करना है। तो मतलब वो सब फॉल्स परसेप्शन और फॉल्स हेलुसिनेशन ये सब होता रहेगा। और जो सीरोटोनिन में क्या होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या होगा, डोपामिन को तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन सिजोफ्रेनिया वाली कॉज होने लगेगी। और जो ये स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो मैंने बताया कि ब्रेन की कुछ स्ट्रक्चर्स में एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो टेम्पोरल और जो फ्रंटल लोब होता है वो क्या हो जाता है, छोटा होता है, उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है, तो जिसकी वजह से जो ब्रेन वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये होगा, और क्या होगा, मैंने बोला था एबनॉर्मल जो ब्रेन फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी है। और मैंने बोला था कि जहाँ पे सीएसएफ फॉर्म होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं अगर आपको नाम ना याद हो, तो जहाँ पे सीएसएफ फॉर्म होता है, तो सीएसएफ कहाँ पे होता है, वेंट्रिकल्स में होता है। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, जहाँ पे कि सीएसएफ जो होता है प्रोड्यूस होता है। तो जब वो इनलार्ज हो जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा सीएसएफ का प्रोडक्शन होने लगेगा ना,
तो उससे क्या होगा कि वो सिजोफ्रेनिया को कंट्रीब्यूट करता है कि कॉज हो जाएगा, मतलब ब्रेन का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ऐसे भी समझा सकते हैं। और फिर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, जो ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म है, वो भी अल्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको समझा सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं थर्ड वाला, जो कि इसी के अंदर है। ये जो सेकंड है, ये जो सेकंड वाला है, हमने अभी देखा था। फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल अभी। तो बायोलॉजिकल में हमने देखा था अभी कि जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हो गया, ये जो न्यूरोकेमिकल है, न्यूरो एनाटॉमिकल हो गया, जिसके अंदर ये सब हेडिंग आ गई। उसके बाद हमने देखा तीसरा वाला इसी में आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन में मैंने बताया था जो प्रीनेटल एक्सपोजर हो जाता है, कुछ मदर जो होती हैं वो अपने प्रीनेटल पीरियड में क्या होती है, कुछ सर्टन जो वायरस होते हैं, वायरसेस के कांटेक्ट में आती हैं, मतलब उसको वो एक्सपोजर में आने से क्या होता है कि जब वो एक्सपोजर में आती हैं तो क्या होगा कि जो उनके जो बेबीज़ होते हैं, जब वो टीनेजर्स होते हैं या अडल्टहुड में उनका जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल ना होके वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये देखा गया है थ्योरीज में। तो ये वायरल इन्फेक्शन में ऐसा बोला गया, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जो मदर ऑफ जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होती हैं, मदर जो होती हैं वो क्या कहती हैं कि जो वो ये कंप्लेन करती हैं कि जो विंटर में जो होता है फ्लू लाइक सिम्टम हो जाते हैं उनके बेबीज़ को। और सिजोफ्रेनिया जो पेशेंट के ब्लड में, आप ये भी बोल सकते हैं जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट के जो ब्लड होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सबसे नीचे वाला आप देखिए कि जो ये इंक्रीज लेवल ऑफ द एंटीबॉडीज़। तो ये जो एंटीबॉडीज़ टू सर्टन वायरस, जब कभी उन्होंने किसी सर्टन वायरस के लिए एंटीबायोटिक ली होगी तो जो ये सिजोफ्रेनिक जो पेशेंट होते हैं उनके जो ब्लड होता है उसमें ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं, जो कि उन्होंने कभी किसके लिए ली होती है, सर्टन वायरसेस के लिए ली होती है। तो जब सर्टन वायरसेस के लिए लेंगी वो एंटीबायोटिक, तो उन्होंने क्या फॉर्म किया होगा, क्रिएट किया होगा एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक ने क्या बनाया, एंटीबॉडीज़ बनाया जो कि एंटीजन से फाइट करेगा। तो ये जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं इनके ब्लड में ये ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा इन थ्योरीज में पाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी थ्योरी। ये हमारी बायोलॉजिकल थ्योरी चल रही थी, अभी हम देखेंगे दूसरी वाली जो कि है साइकोलॉजिकल थ्योरी। ओके, तो जो साइकोलॉजिकल थ्योरी सबसे पहले स्ट्रेस है। मैंने बेटा इसमें इसलिए ज़्यादा नोट्स नहीं डाले कि ये ज़्यादा लेंदी हो जाता है फिर, तो मैं इसको ऐसे ही समझा देती हूँ और आप भी ऐसे लिख के उसको अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप बुकिश लैंग्वेज करें। तो जो स्ट्रेस है उसमें क्या होगा कि स्ट्रेसफुल लाइफ जो होती है किसी किसी की ना, जैसे कुछ होते हैं उससे कोप अप कर जाते हैं। तो स्ट्रेसफुल लाइफ मीन होता है ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट इंडिविजुअल में जब होता है तो सिजोफ्रेनिक को क्या करता है, सिजोफ्रेनिया को वो कॉज करता है। तो ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ भी ठीक नहीं है। तो कुछ तो इससे कोप अप कर लेते हैं और कुछ इससे स्ट्रेस को क्या नहीं कर पाते, कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो एडजस्ट नहीं कर पाते उसके साथ। अगर बहुत ज़्यादा लाइफ सिचुएशन पूरी होल लाइफ उनकी स्ट्रेसफुल रहेगी तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। और इंक्रीज जो होता है उनके अपने जो इमोशन होते हैं, इंक्रीज इमोशंस, इंक्रीज एक्सप्रेस इमोशन, और जो क्रिटिकल कमेंट्स उनको मिलते हैं या जो ये वाले कॉज भी करते हैं। यानी कि जब उनको घर पे अगर इसी तरीके से जो कमेंट मिल रहे हैं वो हमेशा आलोचना वाले मिलेंगे, और जो इमोशंस हैं उनके कभी भी मतलब वो ज़्यादा उसको एक्सप्रेस करते रहेंगे, कोई सुन नहीं रहा है, तो ये वाली भी सिस्टम उनको क्या हो जाता है, इससे ये स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से ये कॉज हो सकता है। फिर फैमिली थ्योरीज में आप यही लिख सकते हैं कि जो सिजोफ्रेनिक मदर होती हैं और लैक ऑफ रियल पेरेंट्स होते हैं, तो ये फैमिली में भी ऐसी हिस्ट्री पाई गई है। इसके मतलब है अगर कोई किसी की बच्चे की सिजोफ्रेनिक मदर है या उस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, स्टेप मदर फादर है, तो उनके संग अच्छा व्यवहार नहीं हो पा रहा, ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहे, ठीक है, और डिपेंडेंसी ऑन मदर, और कुछ बच्चे होते हैं जो माँ पे ही डिपेंड रहते हैं, और फिर मदर कभी एंशियस मदर्स हो जाती हैं उसके वजह से भी, ठीक है। तो वो मदर पे डिपेंड है और मदर एंशियस हो गई है तो बच्चा फिर किस पे ज़्यादा करेगा। तो बचपन से ही सबसे उतना ज़्यादा उसका रिलेशन ना हो कि मदर से ही था, और मदर का रिलेशन और उसका रिलेशन कैसा है ये उस पर भी डिपेंड करता है, नहीं तो फिर सिजोफ्रेनिया के कॉजेज़ होने के चांसेस होते हैं अगर रिलेशनशिप गुड ना हो। और एंशियस मदर होती हैं, प्रीनेटल मैराइटल डिस्कार्ड होता है, प्रीनेटल मतलब
पेरेंटल जो होती है, जो मतलब पेरेंटल मैरिटल डिस्कार्ड, मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि मदर फादर के बीच में क्या हो सकता है, जो मैरिटल लाइफ होती है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उसमें डिवोर्स के चांसेस हो रहे हैं, या आपस में उनमें हमेशा इसी तरीके की बातें होती हैं, तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इससे भी ये एक कॉज माना जाता है फैमिली थ्योरीज। देन है ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस, इसमें इन जो होगा, इसमें क्या होगा, एन इंफॉर्मेशन होगा ये, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे होगा कि जो डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, डिस्टर्बेंसेस इन अटेंशन, मतलब कि इसमें आप बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है कि जब बच्चे के या जो भी पर्सन है उसके जो अटेंशन होता है उसमें इसके अंदर क्या होता है, वो अटेंशन नहीं कर पाते हैं, डिस्टर्बेंस रहता है, इनएबिलिटी टू मेंटेन अ सेट, और वो क्या कर लेंगे, अपने कोई भी जो सेट गोल्स होते हैं उसमें उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इनेबल रहते हैं, इनेबिलिटी टू असाइनमेंट वगैरह जो भी होता है, इंटीग्रेटेड परसेप्शन इन कॉमन फाइंडिंग इन सिजोफेनिया, मतलब जो भी है कि उनको क्या होना है कि मतलब हर चीज़ में वो क्या हो रहे हैं, फेलियर हो रहा है, ये सब जो होता है सिजोफेनिया की कॉमन कॉज होते हैं। तो वो उनका जो ये वाला होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस होती है, वो अल्टर्ड हो जाता है। कहने का मतलब है कि उनमें अटेंशन वाली प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है, मतलब वो अटेंशन वाली प्रॉब्लम है, वो कहीं पर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, इनेबल हैं हर चीज़, हर तरीके से अपने काम में उनमें गड़बड़ी हो जा रही है, अपने अटेंशन में नहीं कर पा रहे हैं, अपने गोल को नहीं सेट कर पा रहे हैं, हर चीज़ में वो हो रहे हैं असमर्थ जिसे बोलते हैं ना। तो उसमें भी ये वाले ज़्यादा, इसके वजह से भी ज़्यादा, क्योंकि उनको हर समय फेलियर होगा तो वो सोचते रहेंगे और ये वाली कॉज हो जाएगा। ये तो होगा साइकोलॉजिकल थ्योरीज। फिर है इसी के अंदर एक और होता है साइको एनालिटिक थ्योरी। तो इसमें क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू दी फ्रायड जो होता है प्री ओरल, और जो बच्चों की जो प्री ओरल आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, जो प्री ओरल और जो ओरल स्टेज होती है उसमें लेस डेवलप स्टेज ऑफ द साइको सोशल डेवलपमेंट, उन्होंने बोला है, ये किसने, फ्रायड ने, कि जब बच्चे छोटे होते हैं प्री ओरल और ओरल स्टेज में, तो जो उनका जो उनकी जो ये वाली स्टेट होती है साइको सोशल जो डेवलपमेंटल वाली स्टेज होती है वो लेस डेवलप होती है, मतलब ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, इसके साथ साथ वो डिफेंस मैकेनिज्म को भी हर समय डिनाई करते रहते हैं, मतलब कि अपने डिफेंस मैकेनिज्म के वजह से वो हर चीज़ के लिए डिनाई करना, तो वो जो रिएक्शन होता है उनका, वो फिर लास्ट में बाद में वो इसी में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वो उसी में डिपेंड हो जाते हैं डिनाई करने में, अपने को डिफेंस मैकेनिज्म की ज़्यादा उनके अंदर ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो कहने का मतलब है ये हो गया साइको एनालिटिक थ्योरी में हो जाएगा, ठीक है, मतलब किसी का जो बचपन है उसमें उनका जो प्री सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है अकॉर्डिंग टू फ्राइड। तो ये तो आप साइको सोशल थ्योरीज़ में लिख सकते हैं। और सोशियो कल्चर थ्योरीज़ में कोई सब हेडिंग नहीं है, उसमें सिर्फ यही है कि जो सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लाइक पॉवर्टी होता है, अब्यूज़ होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडिविजुअल के मेंटल फंक्शनिंग में क्या करती हैं, अफेक्ट डालती हैं। तो ये सोशली, इसमें जो सोशली जो थोड़े से तरीके जो आइसोलेटेड रहते हैं ना, और ये होता है उनको क्या होता है, गरीबी होती है, घर में अब्यूज़ चल रहा होता है, फैमिली में उनकी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम इसमें सोशियो कल्चर में आ जाएगी। सोसाइटी के साथ भी उनका थोड़ा सा तालमेल ठीक से नहीं बैठ रहा होता है, तो ये वाली प्रॉब्लम किस में आ जाएगी, स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, तो वो सिजोफ्रेनिया को कॉज करेगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसके लास्ट में फिर हम ये वाले टाइप्स वगैरह मैं आपको बता दूंगी, तो ये अभी मैं इसमें इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में अब इसमें अपलोड कर दूंगी। तो जब अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नोट्स बना लीजिए इस वीडियो के थ्रू, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए और पेपर में लिख लीजिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, गुड बाय, टेक केयर।